सभी को नमस्ते। आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ आज अध्याय 3 विज्ञान का पौधों में प्रजनन एवं उसके प्रकार, इसके बारे में आज अध्ययन किया जाएगा। पौधों में प्रजनन सजीवों को अपने ही समान आकृति रूप के नए जीवों का उत्पादन करने की क्षमता प्रजनन कहलाती है। प्रजनन पौधों के द्वारा अपने समान पौधे उत्पन्न करने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। पौधों में प्रजनन के प्रकार। सभी प्रकार के पौधे अपनी जाति को निरंतर बनाए रखने के लिए प्रजनन क्रिया निम्न 3 विधियों द्वारा करते हैं। नंबर 1 लैंगिक प्रजनन, नंबर 2 अलैंगिक प्रजनन, नंबर 3 कायिक प्रजनन। सबसे पहले नंबर 1 लैंगिक प्रजनन के बारे में चर्चा करते हैं। लैंगिक प्रजनन क्या है? जनक पौधों द्वारा अपनी लैंगिक कोशिकाओं या युग्मकों का प्रयोग कर नए पौधों को जन्म देने की क्रिया लैंगिक प्रजनन कहलाती है। ज्यादातर पौधों के फूलों में ही नर व मादा प्रजनन अंग होते हैं। अतः लैंगिक प्रजनन के चरण समझने के लिए सबसे पहले पुष्प के विभिन्न भाग और उनके कार्यों को जानना आवश्यक है। पुष्प के विभिन्न भाग और उनके कार्य। पुष्प के भाग में देखते हैं तो नंबर 1 पुष्प आधार। यह पुष्प के तने या डंठल के ऊपर पाया जाने वाला पुष्प का आधार होता है, जिससे पुष्प के सभी भाग जुड़े रहते हैं। नंबर 2 बाह्यदल। पुष्प जब कली के रूप में होता है तब बाह्यदल उसकी रक्षा करते हैं। पुष्प के सभी बाह्यदल को एक साथ मिलाकर हम उसे दलपुंज कहते हैं या बाह्यदल पुंज कहते हैं। पंखुड़ियाँ, ये पुष्पों की रंगीन पत्तियां होती हैं। एक पुष्प की सभी पंखुड़ियों को एक साथ मिला करके अगर इनका नाम दिया जाए तो इन्हें दलपुंज कहते हैं। इनका कार्य प्रजनन अंगों की रक्षा करना है। नंबर 4 पुमंग या पुंकेसर। पुमंग की इकाई पुंकेसर होती है। पुंकेसर पुष्प के नर जननांग होते हैं। पुंकेसर 2 हिस्सों से बना होता है, परागकोश और तंतु। पुंकेसर का डंठल तंतु कहलाता है और फूला हुआ भाग जो ऊपरी हिस्सा होता है वो परागकोश कहलाता है। परागकोश परागकण उत्पन्न करता है। परागकण में पौधे के नर युग्मक पाए जाते हैं। नंबर 5 अंडप या जायांग या कार्पेल। यह पुष्प के मादा जननांग है। जायांग की इकाई को अंडप कहते हैं। अंडप का आकार सुराही जैसा होता है, जिसके 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 स्टिग्मा, नंबर 2 वर्तिका, नंबर 3 अंडाशय। अंडप के शीर्ष हिस्से को स्टिग्मा कहते हैं। यह चिपचिपा होता है और पुंकेसर के परागकोश से परागकण प्राप्त करता है। परागकण स्टिग्मा से चिपक जाते हैं। अंडप का मध्य भाग वर्तिका कहलाता है। वर्तिका एक नली है जो स्टिग्मा को अंडाशय से जोड़ती है। अंडप का निचला हिस्सा जो फूला हुआ होता है अंडाशय कहलाता है। यहीं पर बीजांड बनाए और रखे जाते हैं। प्रत्येक अंडाशय में पौधे का एक मादा युग्मक पाया जाता है। यह मादा युग्मक अंडा या डिंब कहलाता है। इसलिए अंडप के अंडाशय में मादा युग्मक बनते हैं। अब एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प, इनके बारे में चर्चा करते हैं। कई पुष्प एक लिंगी भी होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें या तो पुंकेसर होता है या अंडप होता है, जैसे पपीता, तरबूज आदि। इसी प्रकार से वे पुष्प जिनमें नर व मादा दोनों ही प्रकार के यौन अंग पाए जाते हैं द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं, जैसे गुड़हल और सरसों आदि। जब कभी किसी पौधे में एक लिंगी, द्विलिंगी, नपुंसक तीनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं तब इस पौधे को सर्वलिंगी कहते हैं, जैसे आम, कद्दू आदि। इसके बाद आता है परागण। पुष्प के पराग कोश से पराग कणों के उसी पुष्प अथवा दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण मधुमक्खियों, तितलियों, पक्षियों, हवा, पानी आदि माध्यमों से होता है।
परागण के प्रकार कितने होते हैं? परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। नंबर 1 स्वपरागण। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा या वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं, जैसे सदाबहार, गुलमेहंदी, मूंगफली आदि। स्वपरागण के लाभ क्या हैं? नंबर 1, इसमें किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 2, स्वपरागण द्वारा पैतृक गुणों को बनाए रखा जाता है। हानियां। नंबर 1, स्वपरागण से बने बीजों से उत्पन्न पौधे दुर्बल होते हैं। नंबर 2, पौधों में विभिन्नताएं नहीं होती हैं। स्वपरागण में नए लक्षणों का विकास नहीं हो पाता है। नंबर 2, परपरागण। जब एक पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के किसी अन्य पौधे पर लगे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब उसे परपरागण या संकर परागण कहते हैं, जैसे सूरजमुखी, साल्विया, गेंदा आदि। लाभ। परपरागण से बीजों की अधिक उन्नत प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। नंबर 2, परपरागण से बने बीज अधिक स्वस्थ एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता से युक्त होते हैं। नंबर 3, पौधों में नवीन लक्षणों का समावेश होता है। नंबर 4, परपरागण के फलस्वरूप प्रजातियों में वातावरण के प्रति अनुकूलन क्षमता में वृद्धि होती है। अब इसके हानियां क्या है? नंबर 1, परपरागण के लिए पुष्पों को बाह्य साधनों या माध्यमों पर निर्भर रहना पड़ता है। नंबर 2, रंग, गंध व मकरंद उत्पन्न करने में काफ़ी भोजन व ऊर्जा सामग्री व्यय करनी पड़ती है। परपरागण के माध्यम क्या है? कीट परागण, वायु परागण, जल परागण, जंतु परागण। जंतु परागण मुख्यतः चमगादड़ और घोंघा आदि से होता है। अब आता है स्वपरागण और परपरागण में अंतर। स्वपरागण एक ही पुष्प में या एक ही पौधे के अन्य पुष्पों के बीच होता है। 2 अलग अलग पौधों पर लगे फूलों के बीच होता है। इसका मतलब परपरागण में 2 अलग अलग पौधों पर लगे फूलों के बीच होता है, जबकि इसमें एक ही पुष्प में या एक ही पौधे के अन्य पुष्पों के बीच होता है। नंबर 2 आता है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपरागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि परपरागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। स्वपरागण के लिए एक पुष्प के पुमंग तथा जायांग एक साथ परिपक्व होते हैं, जबकि परपरागण में एक पुष्प के पुमंग व जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं ताकि स्वपरागण न हो सके। नंबर 4, पुष्प छोटे, कम आकर्षक एवं मकरंद नहीं होता है। स्वपरागण में ये एक कमी हो जाती है इनकी कि कम विकसित पुष्प होते हैं, कम आकर्षक होते हैं और इनमें गंध, मकरंद आदि ये चीज़ें नहीं होती हैं। जबकि परपरागण से जो पुष्प होते हैं वो पुष्प चटकीले रंग के, आकर्षक व उनमें गंध, मकरंद आदि पाया जाता है। अब इस अंतर के पश्चात निषेचन। निषेचन क्या है? परागण के बाद अगला चरण होता है निषेचन। इस चरण में पराग कणों में उपस्थित नर युग्मक बीजाणु में मौजूद मादा युग्मकों से मिलते हैं। जब परागकण स्टिग्मा या वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो फट जाते हैं और खुलकर विकसित परागनली में पहुंच जाते हैं। यह परागनली वर्तिका से होकर अंडाशय की तरफ बढ़ती है और बीजांड में प्रवेश करती है। नर युग्मक परागनली में जाते हैं, परागनली का ऊपरी हिस्सा फटता है और बीजांड में खुल जाता है और नए युग्मक बाहर निकल आते हैं। बीजांड में नर युग्मक मादा युग्मक के केंद्रक से मिलते हैं और निषेचित अंडे बनते हैं, जिसे युग्मनज कहते हैं। यह पूरी क्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन के पश्चात फूल में होने वाले परिवर्तन। निषेचन के पश्चात जायांग के अंडाशय से फल भित्ति तथा बीजांडों से बीज का निर्माण होता है। दल, पुंकेसर, वर्तिका व वर्तिकाग्र प्रायः मुरझाकर झड़ जाते हैं। अब परागण और निषेचन में अंतर।
परागण में पराग कोशों में बने परागकण उसी जाति के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जबकि निषेचन में इसमें नर तथा मादा युग्मकों की संयुग्मन होता है। नंबर 2, पर परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। निषेचन में यह क्रिया पराग नलिका के अंडाशय तथा अंत में बीजांड के अंदर प्रवेश करने के बाद होती है, अतः किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 3, परागण क्रिया पहले होनी आवश्यक है, जबकि निषेचन यह क्रिया परागण के बिना संभव नहीं है, अर्थात परागण के पश्चात होती है। अब नंबर 2 आता है अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया पौधा एकल जनक से बनता है और इसमें युग्मक या जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। कई एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय पौधे अलैंगिक प्रजनन करते हैं। अब समझते हैं कि एक कोशिकीय पौधों में अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है। तो उसमें नंबर 1 विधि है विखंडन द्वारा। विखंडन यह एक कोशिकीय पौधों में पाया जाता है। इसमें कोशिका सूत्री या असूत्री विभाजन द्वारा 2 या अधिक कोशिकाओं में बढ़ जाती है और संतति कोशिकाएं नया पौधा बनाती हैं। अनेक जीवाणुओं तथा यीस्ट में परिपक्व पादप विभाजित होकर 2 कोशिकाओं में बढ़ जाता है। इस क्रिया को द्विविखंडन कहते हैं। कभी कभी केंद्रक बार बार विभाजित होता है, जीवद्रव्य भी अलग होकर के अनेक खंडों में बढ़ जाता है। यह क्रिया बहुविखंडन कहलाती है। अब नंबर 2 विधि है मुकुलन। यह प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है। मुकुलन में कोशिका पर एक उभार बनता है, इसे मुकुल या इंग्लिश में बड कहते हैं। केंद्रक विभाजित होकर 2 केंद्रकों में बढ़ जाता है। इनमें से एक केंद्रक मुकुल या कलिका में चला जाता है तथा दूसरा मात्र कोशिका अर्थात पादप में ही रहता है। मुकुल या कलिका मात्र कोशिका से अलग होकर स्वतंत्र पौधा बना लेती है। जैसे हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि से ही होता है। नंबर 3 है बीजाणु जनन। कुछ एक कोशिकीय पौधों में बहुविखंडन के बाद प्रत्येक केंद्रक युक्त जीव द्रव्य चल या अचल बीजाणुओं का निर्माण कर लेते हैं। जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ यीस्ट कोशिकाओं में आवरण युक्त बीजाणुओं का निर्माण होता है। इनको अंतः बीजाणु कहते हैं। नंबर 4 आता है बहुविखंडन या बहुखंडन। क्लेमाइडोमोनास जो एक कोशिकीय शैवाल है, इसमें बहुविखंडन के बाद बनी कोशिकाएं कसाभ युक्त होती हैं। इनको चल बीजाणु कहते हैं। बहुकोशिकीय पौधों में अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है? नंबर 1 खंडन। अनेक तंतुरूपी पादपों विशेषकर शैवालों में खंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। बाह्य या आंतरिक कारणों से पादप शरीर के खंडों में विभाजित होने पर प्रत्येक खंड वृद्धि करके स्वतंत्र पौधे का निर्माण करते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स आदि। नंबर 2 बीजाणु जनन। बीजाणु का निर्माण एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के पौधों में होता है। इसमें जनक पौधा अपने बीजाणु पेटी में सैकड़ों प्रजनन इकाइयां पैदा करता है, जिन्हें बीजाणु कहते हैं। जब बीजाणु पेटी फटती है तब ये बीजाणु हवा, जमीन, भोजन या मिट्टी पर बिखर जाते हैं। यहीं ये उगते हैं और नए पौधों को जन्म देते हैं, जैसे राइजोपायरा एवं म्यूकर आदि। अब आता है नंबर 3 कायक प्रजनन। कायक या वर्धी जनन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें पादप शरीर के किसी भी कायक भाग, पुष्पों को छोड़ करके, इनसे नए पौधे का विकास होता है। इसमें पुराने पौधों के हिस्से जैसे तना, जड़ व पत्ती का प्रयोग कर नए पौधे उगाने में उपयोग होता है। किन कैसी विधियों द्वारा होता है ये? नंबर 1 जड़ों द्वारा। डहेलिया, सतावर तथा शकरकंद पर लगी अपस्थानिक कलियां अगले जनन काल में नए पौधों को जन्म देती हैं।
नंबर 2 है तनों द्वारा। अदरक, हल्दी, आलू, अरबी, प्याज व लहसुन के भूमिगत तने तथा दूध, दूब, ब्राह्मी, पुदीना, गुलदाउदी आदि अर्धवायवीय तने एवं गन्ना, अमरबेल व मनी प्लांट के वायुवीय तनों से नए पौधे उगते हैं। नंबर 3 पत्तियों द्वारा। बिग्नोनिया तथा ब्रायोफाइलम या अजूबा की पत्तियों के किनारों पर अपस्थानिक कलिकाएं व जड़ें उग जाती हैं और प्रत्येक कली एक नए पौधे में विकसित हो जाती है। नंबर 4 है पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। कुछ पौधों में कलिकाओं के समूह एकत्रित होकर प्रकलिकाएं या बुलबिलस बनाते हैं जो मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधे में विकसित हो जाते हैं। अब आता है कायक प्रजनन के लाभ। कायक या वर्धी प्रजनन के लाभ निम्नवत होते हैं। नंबर 1 जिन पौधों में बीज नहीं बनते उनमें कायक प्रजनन द्वारा नए पौधे उगाए जाते हैं, जैसे केला, अंगूर व अनानास आदि। नंबर 2 बीज बनने व उनसे पौधे उगाने की क्रिया अधिक जटिल व धीमी है। वर्धी जनन द्वारा थोड़े समय में तेजी से नए पौधे बनाए जा सकते हैं। ये तो हुआ प्राकृतिक कायक जनन। अब आता है कृत्रिम कायक प्रजनन। जब मानव निर्मित पद्धतियों का प्रयोग कर एक पौधे से कई नए पौधों को विकसित किया जाता है तो उसे कृत्रिम प्रवर्धन या कृत्रिम कायक जनन कहते हैं। कृत्रिम प्रवर्धन की 3 सामान्य विधियां हैं। नंबर 1 कटिंग या कलम लगाना। इस विधि में पौधों के तने के टुकड़ों को मात्र पौधे से अलग कर या काट कर भूमि के अंदर लगाते हैं। इस टुकड़े के नीचे के भाग से कलिकाएं निकलती हैं जिनके विकास से नया पौधा जन्म लेता है, जैसे गुलाब, अंगूर, गन्ना आदि। नंबर 2 ग्राफ्टिंग लगाना। इस विधि में 2 अलग अलग पौधे के तने को काटा जाता है। काटे गए 2 तनों में से एक तने में जड़ें होती हैं, इसे स्टॉक कहा जाता है। दूसरा तना बिना जड़ों के काटा जाता है, इसे नवपल्लव कहा जाता है। दोनों तनों को तिरछा काटकर स्टॉक नीचे की ओर और नवपल्लव को ऊपर की ओर रखकर बांधते हैं। कपड़े या पॉलीथीन से बांधकर स्टॉक को जमीन से लगा देते हैं। जल्द ही स्टॉक व नवपल्लव ये मिल जाते हैं और एक नया पौधा बन जाता है, जैसे सेब, आड़ू, खुबानी आदि। अब नंबर 3 आता है लेयरिंग या डाला लगाना। इस विधि में जनक पौधे की शाखाओं को मिट्टी में इस प्रकार डाला जाता है कि उसकी शाखा का एक हिस्सा मिट्टी से बाहर की ओर निकला हो। मिट्टी के भीतर वाली शाखा में जब जड़ें उग जाती हैं तो उसे जनक पौधे से काटकर अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार मिट्टी में दबी शाखा से नया पौधा उग जाता है, जैसे चमेली, स्ट्रॉबेरी, रसभरी आदि। अब कृत्रिम कायक प्रवर्धन के लाभ। एक ही जनक से कई पौधे उगाए जा सकते हैं, ये पहला लाभ हो गया। दूसरा, बीज रहित पौधे भी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3 पौधों में फल जल्दी आने लगते हैं। नंबर 4 नए पौधों में दोनों पौधों के गुण आ जाते हैं। अब इसके पश्चात आता है बीज। बीज क्या है? बीज पौधे का वह भाग है जो फलों के अंदर सुरक्षित रहता है एवं नवीन पौधे को जन्म देता है, अतः बीज को सुसुप्त पौधा भी कहा जाता है। बीजों के प्रकार। बीज 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री। जिन बीजों में केवल एक बीजपत्री पाया जाता है वे एक बीजपत्री बीज कहलाते हैं, जैसे गेहूं, मक्का, धान आदि। द्विबीजपत्री एक बीज से जब समान आकार के 2 बीजपत्र निकलते हैं वे द्विबीजपत्री कहलाते हैं, जैसे चना, मटर, नीम। अब एक बीजपत्री बीज की आंतरिक संरचना कैसी होती है?
एक बीजपत्री बीज जैसे मक्का को लंबा लटका कर देखें तो बीजोपांग के ऊपर अंड द्वार दिखाई देता है। इसके एक और भ्रूण दिखाई देता है जो दो वस्तुओं से बना होता है। नंबर एक ढाल के आकार का बीजपत्र जिसको स्टुकेटेलम स्कुटेलम कहते हैं। नंबर 2, एक अक्ष, इस अक्ष का ऊपरी भाग जिसके ऊपर नन्ही पत्तियां लगी होती हैं उसे प्रांकुर कहते हैं। नीचे का वह भाग जिस पर मूल रोम लगा होता है उसे मूलांकुर कहते हैं। भ्रूण चारों ओर से बीजपत्र की एक पतली परत से घिरा रहता है। बीजपत्र के ऊपरी शेष भाग को भ्रूणपोष कहते हैं। मूल टोपी को मूलांकुर चोल कहते हैं। अब द्विबीजपत्री में इसकी आंतरिक संरचना देखते हैं तो इसमें एक चने का उदाहरण के आधार पर समझते हैं। चने को भिगो करके जब वो फूल जाता है उसके पश्चात उसको देखते हैं तो उसमें नंबर 1 अंड द्वार, चने के बीज के सूक्ष्म छिद्र को अंड द्वार कहते हैं। मूलांकुर यहीं से निकलता है। नंबर 2 होता है नाभिक। अंड द्वार के नीचे एक और गड्ढा सा होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नंबर 3 है निभाग। वृंतक के नीचे की तरफ काला सा निशान निभाग कहलाता है। नंबर 4 बीज चोल, चने के ऊपर जो आवरण पाया जाता है उसे बीज चोल कहते हैं। नंबर 5 है भ्रूण। अंता कवच को हटाने पर दोनों दालों को एक रचना जोड़े रहती है, इस रचना को ही हम भ्रूण कहते हैं। भ्रूण में मूलांकुर, प्रांकुर, बीजोपर, बीजोधर आदि भाग पाए जाते हैं। अब देखते हैं बीजों का अंकुरण कैसे होता है। बीजों का अंकुरण ऐसी विधि जिसमें सोया हुआ भ्रूण जाग जाता है तथा पौधे का रूप धारण कर लेता है उसे अंकुरण कहते हैं। अर्थात भ्रूण के निष्क्रिय अवस्था से जागृत होकर सक्रिय अवस्था में आने पर एवं नए पौधे का निर्माण करने की क्रिया को अंकुरण कहते हैं। अंकुरण के प्रकार नंबर 1 उपरिभूमक, नंबर 2 अधोभूमिक। नंबर 1 है उपरिभूमिक, नंबर 2 है अधोभूमिक। अब उपरिभूमिक क्या है? जिन बीजों में अंकुरण होने पर यदि बीज पत्र पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं तो वह अंकुरण उपरिभूमिक कहलाता है, जैसे खीरा, कपास आदि। अधोभूमिक अंकुरण होने पर जब बीज पत्र पृथ्वी के अंदर ही रहता है तो अधोभूमिक अंकुरण कहलाता है, जैसे चना, मटर, आम, मूंगफली आदि। अब आता है बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक कारक। बीज के अंकुरण के लिए निम्न कारकों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 भोजन। बीज में भोजन बीज पत्रों अथवा भ्रूण पोषों में संचित रहता है जिसे बीज अंकुरण के समय प्रयोग करते हैं। नंबर 2 आता है नमी। भ्रूण को सुप्तावस्था से जागृत अवस्था में लाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। नमी प्राप्त होने पर बीज पत्रों में उपस्थित लवण तथा एकत्रित भोजन घुल जाता है एवं अंकुरण के लिए आवश्यक भोजन प्राप्त हो जाता है। नंबर 3 उचित तापक्रम। उचित ताप पर जीव द्रव्य के अंदर एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं और बहुत से रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं जो बीज के अंकुरण के लिए सहायता देते हैं। अब बीजों का विकिरण या प्रकीर्णन क्या है? वह क्रिया जिससे फल तथा बीज अपने जनक पौधे से पृथक होकर दूर दूर अन्य स्थानों पर जाकर नए पौधों के रूप में उग जाते हैं, फल व बीजों का विकिरण कहलाता है। अब बीजों के विकिरण के साधन। बीजों के विकिरण के 5 मुख्य साधन या माध्यम होते हैं। नंबर 1 वायु द्वारा, नंबर 2 पानी द्वारा, नंबर 3 जंतुओं द्वारा, नंबर 5 मनुष्यों द्वारा, नंबर 4 मनुष्यों द्वारा, नंबर 5 स्फुटक द्वारा, फलों के फटने से। स्फुटक का मतलब फलों के फटने से। और इस तरह से बीजों का प्रकीर्णन भी हो जाता है।
अब आपका ये चैप्टर 3 जो है वो भी समाप्त हो जाता है। इसके 1 या 2 दिन बाद चैप्टर 4 जो विज्ञान का है, भौतिक मापन, इसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक इस चैप्टर को आप भली भांति सुने, समझें और बार बार सुने, क्योंकि ये चैप्टर आपकी डीएलएड परीक्षा के दृष्टिकोण से या टेट, सी टेट, सुपर टेट आदि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए इसके एक एक सेंटेंस को आप अच्छी तरह से सुने, बार बार सुने, जिससे कि वो याद हो जाएगा। फिर भी इसके नोट्स जो तैयार किए हैं वो इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।